Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 20th of May 2026. तो गाइज आज है तारीख 20 मई 2026 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स एक ही पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर डिटेल्स के साथ में। और रोजाना सुबह 5:30 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है, तो मेक श्योर करें जितने भी लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे इन वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके। इस सीरीज को हम बोलते हैं नथिंग मोर नथिंग लेस। ना कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ आपको मिलने वाली है, ना ही कोई काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर इस सेशन के अंदर में छोड़ने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। कम समय में ज़्यादा आउटपुट, आपके पास में टाइम की कमी है, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं, आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो यहाँ पर ये रहने वाला है। वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन का, उस प्रश्नों को अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ नजर आएगा कि हाँ इस प्रकार से प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और ये शानदार से पीडीएफ आपको बनाकर दिए जाते हैं, सारे के सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल। और पहला आर्टिकल जो है ये जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं सीबीआई के थ्रू लॉन्च किया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम के बारे में, विच इज़ अभय सिस्टम। तो एक्चुअली में देखोगे इंडियन एक्सप्रेस में, लाइव मिंट में, उसके अलावा द हिंदू में, सभी जगहों पे इसकी चर्चाएं हो रही हैं। तो सीबीआई ने लॉन्च किया है एआई चैटबॉट, और इस एआई चैटबॉट का मेन पर्पस है कि आज जैसे हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स बढ़ते चले जा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के केसेस देश में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए इस अभय सिस्टम को रिसेंटली सीबीआई की साइड से लॉन्च किया गया। अब ये अभय सिस्टम का मेन काम क्या होगा, कैसे वर्क करेगा, एक एक करके ये भी सारी बातें समझते हैं। तो न्यूज़ में क्यों है ये बात आपको पता चल गया। पहला क्वेश्चन आपसे वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि बताओ अभय सिस्टम हाल ही में न्यूज़ में था, ये एक प्रकार का हेल्प बॉट है, यानी एआई बेस्ड जो आपकी मदद कर सकता है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है हाल ही में अभय नाम की एक चीज़ चर्चाओं में थी, ये क्या है? तो ये एआई बेस्ड हेल्प बॉट है, याद रखिएगा, मदद करने के लिए एक एआई बेस्ड सिस्टम है जो बेसिक तौर पे आपके नोटिस को ऑथेंटिफाई करने वाला है, चेक करने वाला है कि वो रियल नोटिस है या नहीं। नोटिस किस प्रकार का नोटिस? तो दोस्तों क्या होता है ना, कई बार लोगों को फेक अरेस्ट के केसेस में फंसाने की कोशिश की जाती है। आप देख पा रहे होंगे लोगों के पास में वीडियो कॉल्स आते हैं और वीडियो कॉल में वो व्यक्ति बनकर दिखाएगा कि असली पुलिस वाला, असली सीबीआई ऑफिसर, असली ईडी ऑफिसर, पीछे बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ ऐसे बनाया जाएगा। केवल और केवल पर्पज़ है आप लोगों से पैसा ऐंठना। इसी को बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट करना या डिजिटल स्कैम्स करना, डिजिटल फ्रॉड्स होना। तो कई बार क्या होता है, उसको वीडियो कॉल पे बांध के रखा जाता है जब तक उससे बहुत सारा पैसा निकाल के ना रख लिया जाए। उसको ऐसा दिखा दिया जाता है कि भाई तुम्हारे बैंक से ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, तुमने ये क्राइम करा है, अभी पुलिस आ रही है घर के ऊपर, है ना। इस तरीके से लोगों को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, ठीक है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कई बार पैसा दे देते हैं अपने आप को छुड़वाने के लिए कि भाई उसको फेक, पूरा हर कुछ एकदम फेक जनरेट करके दिखा दिया कि भाई आपके साथ ये चीज़ें यहाँ पर आपने करा है। एक इंसान को विश्वास दिला दिया जाता है कि भाई तुमने क्राइम करा है। तो ऐसे जाल में फंसा दिया जाता है इस डिजिटल फ्रॉड के केस में, डिजिटल अरेस्ट के केस में। तो कई बार यहाँ पर जब लोग बिलीव नहीं करते ना, तो उनको बिलीव देने के लिए एक मतलब थोड़ा थोड़ा इंसान फंस रहा है, थोड़ा नहीं फंस रहा, तो उनको सीबीआई का नोटिस दिया जाता है, नकली नोटिस। ये सीबीआई की साइड से नकली नोटिस बनाकर उनके घर में दे दिया कि ये देखो ये असली है या नहीं है ये केस, बताओ। तो अब यहां पर दोस्तों अभय सिस्टम क्या करेगा, ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करेगा। अगर सीबीआई का कोई नोटिस आया है घर के ऊपर में, तो उस नोटिस को आप वेरीफाई कर सकते हैं ओटीपी के जरिए इस अभय सिस्टम पर। पता चल जाएगा कि वाकई में रियलिटी में सीबीआई ने यह नोटिस भेजा है या नहीं भेजा है। तो अभय सिस्टम का इतना सा काम है कि भारत का यह पहला रियल टाइम नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम है। मेन पर्पज है साइबर एनेबल्ड फ्रॉड्स को रोकना, या जो स्कैम्स हो रहे हैं लोगों के साथ में, बेसिकली उनको रोकना। ठीक है, अब इसको क्रिएट कैसे किया गया? जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फेक लॉ इन्फोर्समेंट नोटिस बनाकर लोगों के घरों पे भेजते हैं, एआई जनरेटेड कंटेंट का यूज कर रहे हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ताकि विक्टिम्स को चीट किया जा सके, उनसे ढेर सारा पैसा ऐंठा जा सके। इसी के लिए दोस्तों यहाँ पर सिटीजन्स के लिए एक मदद दी गई है कि जितने भी फेक सीबीआई नोटिस हैं आप उनको आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे ये फेक है या रियल है।
और ये सब होगा इस अभय सिस्टम नेटवर्क के माध्यम से। यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट स्कैम से लोगों को बचाने का अल्टीमेट पर्पस है। अब सवाल यह है कि चलो समझ गए क्या मतलब है इसका, लेकिन अब अगर कोई ऐसा फेक नोटिस आ भी जाए तो अभय सिस्टम काम कैसे करता है ज़रा ये भी बता दो। पहला स्टेप, जो नोटिस आया है उस नोटिस में सीबीआई का नाम वगैरह सब कुछ ऐसे दिखाया जाएगा जैसे रियल सीबीआई की साइट से नोटिस आया है। तो उस नोटिस को क्या करना है, ऑफिशियल पोर्टल ने अभय सिस्टम पर जाना है, ओटीपी वेरिफिकेशन करना है और उस नोटिस की एक स्कैन्ड कॉपी अपलोड कर देनी है। एआई सिस्टम चेक करेगा, बता देगा ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, ये नोटिस जेन्युइन है या फिर आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है। तो ये तरीका होता है अभय सिस्टम के वर्किंग प्रोसेस का। 24 घंटे में कभी भी ये अवेलेबल है, मतलब 24 घंटे ऑन रहने वाली है। ऑफिशियल सीबीआई की वेबसाइट है, एक डेडिकेटेड अभय वेरिफिकेशन पोर्टल आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई भी इंफॉर्मेशन इसको लेकर एग्जामिनेशन में पूछे जाए आप लोग रेडी हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन आप देखोगे भविष्य में कभी भी ये टॉपिक आपको बहुत इजीली रिवाइज करना है, तो रिवाइज करने के लिए आपको एक छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर बनाकर दिए जाते हैं, जिसको आज हम लोग क्विक मेमोरी टेबल कह रहे हैं। इसमें आप देख पाओगे सारी इन्फॉर्मेशन, अभय सिस्टम क्या है, किसने लॉन्च किया है, इसका पर्पस, ये भारत का पहला रियल टाइम नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी अवेलेबिलिटी क्या है और ये किस खतरे को एड्रेस करता है। ठीक है, ये भविष्य में रिवाइज करने के लिए छोटा सा पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा जिसको आप फटाफट रिवाइज कर पाएंगे। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। अब अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन है, आप सभी लोग मिलकर उसको प्रेस कर सकते हैं। 2000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं इबोला वायरस के बारे में। काफ़ी न्यूज़ में कहोगे द हिंदू के वीडियो में पढ़ा दिया आपने। द हिंदू का वीडियो बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं, वो इस वाले वीडियो को प्रेफर कर रहे हैं, तो मुझे दोनों ही जगह पे कवर करना पड़ेगा। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, भविष्य में और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में इबोला वायरस के बारे में प्रश्न बन सकता है। तो रिसेंटली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सभी न्यूज़पेपर में कवर हो चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इबोला आउटब्रेक की एक ग्लोबल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। ये कह रहे हैं कि भाई कॉन्गो के अलावा यहाँ पर इसका एक पड़ोसी देश है युगांडा, ये दोनों अफ्रीकन नेशन है, यहाँ पर इबोला वायरस के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, 300 केसेस यहाँ पर सस्पेक्टेड हैं और 88 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर एक इमरजेंसी की तरफ सिचुएशन बनती चली जा रही है। दैट इज़ वाई ये न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि ये जो बीमारी है ना इबोला वायरस, दोस्तों इसमें याद रखिएगा ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ये किस प्रकार का वायरस है, ये एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसान में फैलता है और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में फर्दर फैलना शुरू हो जाता है। तो न्यूज़ यहाँ पर क्या था, एक नया इबोला आउटब्रेक हुआ है, एक इमरजेंसी वाली कंडीशन बनी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर में। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल केसेस को रिसेंटली इबोला वायरस के केसेस को आइडेंटिफाई करा गया। आपको एग्जामिनेशन के लिए छोटे से बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए, ये इबोला होता क्या है। ये ऑब्वियस ही बात है, हम वायरस कह रहे हैं तो भाई ये एक वायरल डिजीज़ है और इस वायरस का जो मेन एक परिवार है उसको बोलते हैं ऑर्थियोबोला वायरसेस, उस परिवार से यह बिलोंग करता है। ये वायरस यहाँ पर जानवरों को और इंसानों को दोनों को इम्पैक्ट कर सकता है। शुरुआत में जानवरों में फैलता है, फिर जानवरों से इंसान में फैलना शुरू हो जाता है। जब मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ तो नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स भी हैं इसके अंदर में, फॉर एग्जांपल मंकी, गोरिल्ला, चिंपांजी, उनके अंदर भी ये बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है। शुरुआत में इसको हेमोरेजिक फीवर के तौर पर देखा गया था। देखो होता यह है कि ये वायरस अगर बॉडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे तो बॉडी अंदर से टूटने लगती है, इतना ज़्यादा टूट जाती है कि शरीर के अंदर अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। शरीर के अंदर खून लीक हो रहा होता है, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे खून निकल रहा होता है। इतनी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है इबोला वायरस की वजह से। पहली बार इबोला वायरस 1976 के अंदर में खोजा गया था, अगेन सदर्न सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। यहाँ पर एक नदी बहती है इबोला नदी, उसी नदी के किनारे ये इबोला वायरस के केसेस पाए गए, जिस वजह से इसका नाम ही इबोला वायरस रख दिया गया। आज यहाँ पर ये इबोला वायरस सेंट्रल अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका को वापस से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, लोगों को फिर से इसने डरा दिया है। अब इसका ट्रांसमिशन का हम डिस्कशन कर रहे थे, तो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। ये वायरस सबसे पहले जो फ्रूट बैट होता है, यानी चमगादड़ हो गया, पोर्क्यूपिन हो गया, उसके अलावा नॉन ह्यूमन प्रिमेट्स में मंकी, गोरिल्ला, चिंपांजी, इनमें से ये वायरस इंसानों में फैल सकता है, याद रखिएगा। अब पूछ सकता है आप लोगों से इबोला वायरस का नेचुरल होस्ट कौन है, तो चमगादड़ है, पोर्क्यूपाइन है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं यानी कि मंकी, गोरिल्ला, चिंपांजी, ये सब नेचुरल होस्ट है। नेचुरली इनके अंदर में ये वायरस मिलता है और ये वायरस एक जानवर से इंसान में फैल सकता है।
और जब एक इंसान में फैलता है और वो इंसान अगर नॉर्मल इंसान के कांटेक्ट में आने लगे तो वो दूसरे नॉर्मल इंसानों में इबोला वायरस को फैलाना शुरू कर देता है। यानी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल। अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है भाई, एक व्यक्ति का जो बॉडी फ्लूइड है, मान लो एक व्यक्ति है जिसको ये इन्फेक्शन हो चुका है, उसके शरीर का फ्लूइड, फ्लूइड मतलब हम उसके खून की बात कर रहे हैं, पसीने की बात कर रहे हैं, यूरिन की बात कर रहे हैं, उसके कॉन्टैक्ट में, सीमन की बात कर रहे हैं, उसके कॉन्टैक्ट में कोई यहाँ पर दूसरा नॉर्मल व्यक्ति आ जाए तो ये वायरस यहाँ पर दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। लेकिन कांटेक्ट होना ज़रूरी है, बिना कांटेक्ट के ये वायरस फैल नहीं सकता। यानी इबोला कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय एयर, कि अगर आप ये कहो कि हवा के ज़रिए फैल रहा है, हवा में उड़ उड़ कर ये वायरस फैल रहा है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। और एग्जामिनेशन में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपको ट्रैप करने के लिए। इतना याद रखिएगा, इसका मेन होस्टिंग रिजर्वायर कौन है। तो इसमें कुछ स्पीशीज़ हैं, गोरिल्ला, चिंपांजी, मकाओ, एंटीलोप, पिग, पॉर्क्यूपिन, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट होस्ट माना जाता है फ्रूट बैट। ये सारी वो स्पीशीज़ हैं जिनमें ये वायरस प्रेजेंट होता है, और फिर ये जो वायरस है ये धीरे धीरे करके इंसानों में फैलता है, और फिर एक इंसान दूसरे इंसान में इन वायरस को फैलाना शुरू कर देता है। ये हो गया बात इबोला वायरस की। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आती है, इन्फेक्शन पीरियड। यानी एक व्यक्ति को इन्फेक्शन अगर हो गया है तो सिम्टम दिखने में समय लगता है, और एक व्यक्ति का इन्फेक्शन तभी पता चल पाता है जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो दवाई तो होगी सी कोई नहीं, कोई भी अप्रूव्ड दवाई या फिर कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों के ऊपर में टेस्ट चल रहा है, तो सर्वाइवल एक इंसान का डिपेंड करता है कि भाई उसको कितना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसकी कितनी केयर की जा रही है। जितनी बढ़िया केयर मिलेगी उसके सर्वाइवल के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। बट अल्टीमेट कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो इबोला वायरस को डील कर सके, ऐसा कोई ट्रीटमेंट हमारे पास में नहीं है। ठीक है, अब देखो कभी भी यहाँ पर ये टॉपिक आपने रिवाइज करना हो तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट रिविजन पॉइंटर्स। रिविजन पॉइंटर्स में आप देख पाओगे कि भाई ये जो केस है इबोला वायरस का किसकी वजह से होता है ना, टाइप सबसे पहली बार कहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया, एनिमल होस्ट की बात हो रही है, ट्रांसमिशन की बात हो रही है, ट्रीटमेंट की बात हो रही है, करंट आउटब्रेक की बात हो रही है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर एक छोटा सा यूपीएससी का क्वेश्चन। साल 2015 में यूपीएससी ने यहाँ से एक सवाल भी पूछा हुआ है। ठीक है, अब 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, अमंग द फॉलोइंग विच आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़ फॉर द आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस रिसेंटली। इनमें से वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जहां पर हाल ही में इबोला वायरस के केसेस आए थे। 2014 में केसेस आए, जिसके बाद 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पर भी अफ्रीकन कंट्रीज़ ही हैं दोस्तों, गिनिया, सीरिया लियोन, लाइबेरिया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो सही उत्तर है। और वही वाली कंडीशन अब भी बन रही है इनके आसपास के देश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और साथ ही साथ में युगांडा। यहाँ पर फिर से इस इबोला वायरस के केसेस नज़र आ रहे हैं। चलिए, अगला आर्टिकल है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बारे में, विच इज़ ऑपरेशन रेज पिल। अब ये ऑपरेशन रेज पिल क्या है, और हाल ही में एक मेडिसिन, एक दवा न्यूज़ में बनी हुई है जिसका नाम है कैप्टागन। तो भाई पता लगाना, इसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिसेंटली होम मिनिस्टर ने ट्वीट कर दिया कैप्टागन के बारे में कि ये जो दवा है ना, ये जिहादी ड्रग है। इसको जिहादी ड्रग क्यों कहा गया है, ये देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर का ट्वीट कि आवर एजेंसीज हैव अचीव फर्स्ट एवर सीजर ऑफ कैप्टागन। करोड़ों रुपयों का ये दवा पकड़ी गई है जिसको जिहादी ड्रग का नाम दिया गया है। ये करता क्या है, कई बार यहाँ पर जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनको लंबे समय तक अग्रेसिव बनाने में, लंबे समय तक जाग कर काम करने में मदद करता है। और वो आतंकवादी कर क्या रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से इसको जो जिहादी ड्रग का टर्म है वो दिया गया है। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ, लेकिन न्यूज़ में क्यों है सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ऑपरेशन रेज पिल, याद रखना रेज पिल, हम कुछ ऐसी दवा की बात कर रहे हैं जो दवा स्टिमुलेंट है, एक इंसान को जागने में, एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित करने में, अग्रेसिव करने में हेल्प करती है ये दवा। ठीक है, पहले इतना ज़्यादा इसका मतलब इतना अग्रेसिवनेस नहीं था, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स को एडअप कर दिया गया जिससे कि इसका अग्रेसिवनेस बढ़ता चले जा रहा है। तो हाल ही में यहाँ पर जो एनसीबी है, विच इज़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रेज पिल के अंदर एक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग को बर्स्ट किया है। भाई यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग हो रही थी, तस्करी हो रही थी। ये जो कैप्टागन है, ये गोलियां जा रही थी वेस्ट एशिया में, पकड़ लिया बीच में यहाँ पर इस पूरे जो भी यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो रहा था उसको, है ना, या जो भेजा जा रहा था इलीगल तरीके से, सबको पकड़ा गया। लगभग करोड़ों रुपए का जो ये माल है या ये दवाई है वो मिली है। इस वजह से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कैप्टागन की, कैप्टागन एग्जैक्टली है क्या। तो जब भी कैप्टागन की बात आएगी, याद रखना कैप्टागन एक हाईली अडिक्टिव एम्फेटामाइन टाइप सिंथेटिक ड्रग है, एक ऐसी दवा जिसको आप कह सकते हैं कि जिससे एक इंसान को नशा होना शुरू हो जाता है, उसके लिए वो दवा लत बन सकती है। इसलिए इसको कई बार पुअर मैन कोकेन भी कहा जाता है। देखो मेनली जो ये कैप्टागन है ये सीरिया के अंदर में प्रोड्यूस होता है,
कहाँ पर? सीरिया में। आज सबसे ज़्यादा इस कैप्टागन का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में हो रहा है, वेस्ट एशिया में हो रहा है, पूरा वेस्ट एशिया न्यूज़ में बना हुआ है। वेस्ट एशिया के अलावा नॉर्थ अफ्रीका के अंदर भी आप देखोगे लगातार इस कैप्टागन का यूज़ बढ़ता चले जा रहा है। ठीक है, अब कैप्टागन में होता क्या है? ये जो दवा है, ये जो गोलियां आपको दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर में एग्जैक्टली होता क्या है, ज़रा ये थोड़ा सा पता लगाइएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कॉम्पोजिशन। तो पहली चीज़ इसके अंदर में जो मिलती है दोस्तों वो है फेनेटाइलिन। फिर दूसरी चीज़ है कैफीन, और दूसरे और भी स्टिमुलेंट्स मिलते हैं जो एक इंसान को उत्तेजित करते हैं। ठीक है, उसके अंदर में सोने नहीं दे रहे, उसको जगा कर रख रहे हैं, अग्रेसिवनेस उसके अंदर में बढ़ा रहे हैं, और यही दवा खा खा के यहाँ पर बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसी वजह से इसको जिहादी ड्रग का नाम दे दिया गया। अच्छा, इसमें जो कैप्टागन के अंदर मेन कॉम्पोजिशन है, इसमें सबसे पहली बात हम लोगों ने डिस्कशन किया फेनेथिलिन के बारे में। तो फेनेथिलिन क्या है दोस्तों? ये फेनेथेलेमाइन फैमिली से बिलोंग करता है। अगर ये फेनेथिलिन बॉडी के अंदर में एंटर कर जाए तो एंटर करने के बाद में दो अलग अलग कंपोनेंट में, स्टिमुलेंट्स में टूट जाता है, एम्फेटामिन और थियोफिलिन में टूट जाता है। ओरिजिनली ये जो कैप्टागन बनाया जाता था शुरुआत में जर्मनी के अंदर बनाया गया था 1960 से लेकर 1970 के बीच में, और ये दवा बनाई गई थी एग्जैक्टली ये एक दवा थी जो एक डिसऑर्डर को ठीक किया करती थी, और वो डिसऑर्डर कौन था? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। एक इंसान कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उसका अटेंशन नहीं हो पा रहा है, किसी पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा है, उसके लिए ये दवा बनाई गई थी। और ये दवा कमर्शियली बहुत सारे देशों में बिकनी शुरू हो गई 1980s में। लेकिन धीरे धीरे करके इस दवा में दोस्तों बहुत सारे कॉम्पोजिशनल चेंजेस करे जाने लगे, इसको और पावरफुल बनाने की कोशिश की गई, और ये नेचर के अंदर में हाईली अडिक्टिव होता चला गया। लोग यहाँ पर इसके प्रति लत में आने लगे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे अपने बॉडी को एक्टिव करने के लिए। तो आज यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में देख लो, इलीगल तरीके से यहाँ पर ये बिक्री हो रही है। 200 किलोग्राम के हिसाब से जो दवा है, टैबलेट्स हैं, पाउडर है, ये सारे की सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। और फिर जैसे जैसे जब ये लोगों के अंदर में शुरुआत में तो अवेलेबल करवा दिया, अब लोग कंज्यूम करने लगे तो इसके लत में आने लगे। अब लत लगातार बढ़ती चली गई, और लत बढ़ने की वजह से दोस्तों 1986 के अंदर में इस दवा को ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर में इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया कि ये दवा ही पूरी तरह से अवैध है, इलीगल है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इसको डिक्लेयर कर दिया गया, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में स्केड्यूल 2 के अंदर में इसको डाल दिया गया। इस पर और भी मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, इसके मैन्युफैक्चरिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। तो आज यहाँ पर आप देखोगे इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग में एक मेजर सोर्स बन चुकी है ये पूरी की पूरी पिल, है ना, जो बेसिक तौर पे ड्रग कंट्रोल एजेंसीज के लिए चैलेंज बनता चले जा रहा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बनता चले जा रहा है, क्योंकि आतंकवादी दूसरी तरफ जो टेररिस्ट ने इस दवा को खा खा के ही अपना यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कैप्टागन के बारे में सारी क्लैरिटी मिल चुकी है। कभी भी कैप्टागन के बारे में रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स कि कैप्टागन क्या है। हाईली अडिक्टिव सिंथेटिक एम्फेटामाइन टाइप ड्रग, पुअर मैन कोकीन भी इसको कहा जाता है। इसमें जो मेन कंटेंट होता है, याद रखिएगा, मेन कंटेंट है फेनाथाइलिन, बस इतना ज़रूर से याद रखना है। या कैप्टागन क्या है एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाला स्पीशीज़ इन न्यूज़ का जो टॉपिक है उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन के बारे में। ये एक एप की स्पीशी है, बंदर की स्पीशी है, आप ये देख पाओगे। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, 18 मई को यहाँ पर ये छपा था, फिर द हिंदू में इसके बारे में चर्चा हुई। तो एक्चुअली में यहाँ पर देखो बात हो रही है, एक गिबॉन सेंचुरी है असम के अंदर में। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ होलोंगापार गिबॉन सेंचुरी कहाँ पर है, क्योंकि ज़्यादातर इस प्रकार के कोई भी सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में होती है तो उसका लोकेशन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, होलोंगापार गिबॉन सेंचुरी असम के अंदर जोरहट डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो वहीं पर एक गिबॉन पाया जाता है जिसका नाम है वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन। तो इस गिबॉन के लिए यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, इस सेंचुरी के अंदर में से पास से रेलवे लाइन गुजर रही है। अब रेलवे लाइन गुजर रही है तो यहाँ पर इन बंदरों के लिए ऊपर से ऐसा ब्रिज बना दिया गया जिसके माध्यम से वो लटक लटक के उस रेलवे लाइन को क्रॉस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, वरना यहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला इंस्टेंस आपको ये देखने को मिलेगा, इंडिया की इकलौती एक एप स्पीशी ऐसी है जो बेसिक तौर पे यहाँ पर उसको ये ब्रिज बना कर दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर वो अपने टेरिटरीज़ को आराम से क्रॉस कर पाएंगे, फर्दर रेलवे लाइन को क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, इससे यहाँ पर हादसे कम होंगे और इस स्पीशी को हम बचा सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी IUCN के अंदर में जो ये हुलॉक गिबॉन है इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, यानी प्रजाति ऑलरेडी खतरे में है, तो उसको एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। भाई वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन, भारत में वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन ही पाया जाता है। एक होता है ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन, अभी उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन की बात कर रहे हैं।
ये कहाँ पर मिलता है? होलंगापार गिबॉन सेंचुरी में। सक्सेसफुली अभी यहाँ पर इनके लिए ब्रिज बनाया गया रेलवे लाइन के ऊपर फॉर द फर्स्ट टाइम, ताकि ये आराम से सेफ्टी के साथ में पूरे लाइन को क्रॉस कर सके। ठीक है। वेस्टर्न हुलॉक गिब्बो की जब बात आती है तो साइज़ में छोटे होते हैं, बंदर की ही स्पीशी है लेकिन बहुत तेज होते हैं। फॉरेस्ट वाले रीजन्स के अंदर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। असम में इनका एग्जैक्टली पॉपुलेशन अवेलेबल है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि ये केवल इंडिया में नहीं मिलते हैं, नाम ही इनका वेस्टर्न हुलॉक गिब्बो है। तो इंडिया में तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलते हैं। इंडिया के अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे बांग्लादेश और म्यांमार, हमारे दोनों पड़ोसी देश में ये वेस्टर्न हुलॉक गिब्बो की स्पीशी पाई जाती है। ये दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, डायर्नल नेचर में होते हैं। एक होती है नॉक्टर्नल स्पीशी जो रात में एक्टिव रहती है, ये भाई नॉर्मली दिन में एक्टिव रहते हैं, रात में सोते हैं इंसानों की तरह। फिर उसके बाद ये एक आर्बोरियल स्पीशी है। आर्बोरियल स्पीशी कौन सी होती है? जो पेड़ों पर रहती है। ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर याद रखना, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जो जाते हैं अपने लंबे लंबे हाथों का इस्तेमाल करके, ये देखो इन्होंने ब्रिज का यूज़ करना भी शुरू कर दिया। ब्रिज इनको बनाकर दे दिया, रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए ब्रिज यूज़ करना शुरू हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ मूव करते हैं तो अपने लंबे लंबे हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग आर्म्स का यूज़ करते हैं। और इसी चीज़ को, इस मूवमेंट को, जब लंबे हाथों का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैकिएशन। ठीक है। बाकी ये जो स्पीशी है मोनोगैमस फीचर को आज के समय पर फॉलो करती है, यानी कि केवल ये पूरे ज़िंदगी भर में अपने साथ में एक ही पार्टनर को रखते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। इनका लाइफ ही ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 25 साल का यहाँ पर टोटल लाइफ स्पान है। और एक दूसरे के साथ में जब इनको कम्युनिकेट करना होता है तो कुछ वोकल साउंड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। थ्रेट्स की बात करेंगे तो भाई सबसे पहले हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लगातार यहाँ पर पेड़ों की कटाइयाँ हो रही हैं। ठीक है। आपने अभी का ही सिचुएशन देखा कि भाई हुलॉक गिब्बो सेंचुरी तक रेलवे लाइन पहुँच चुकी है। अब इनको प्रोटेक्शन देने के लिए इनके लिए सेपरेटली ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आज इनकी पॉपुलेशन खतरे में है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। फिर आपके सामने आता है दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन स्टेटस। तो कंजर्वेशन स्टेटस को ज़रूर से पढ़ लेना। होता क्या है एक्चुअली में, आईयूसीएन के अंदर में, आईयूसीएन का स्टेटस देखोगे तो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। आईयूसीएन में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1 में है, यानी इसको हाई प्रोटेक्शन दे रखी है, इसका कोई शिकार वगैरह नहीं कर सकता। ओके। हुलॉक गिब्बो के बारे में जब बात करेंगे तो गिब्बो की स्पीशी याद रखना, ये इकलौती एप की स्पीशी है जो भारत में पाई जाती है। ठीक है। एप में ही यहाँ पर हमारे जो चिंपांजी, गोरिल्लाज और ये हुलॉक गिब्बोज होते हैं, ये सारी स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो गिब्बों की बात हो रही है, इसमें एक होता है वेस्टर्न गिब्बो और एक होता है ईस्टर्न गिब्बो। मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर इसके बारे में पढ़ाया था, शायद जुलाई में पढ़ाया था। तो प्लीज़ यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो वेस्टर्न हुलॉक गिब्बो को जब आप देखोगे तो आईयूसीएन के अंदर में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 2 के अंदर में कवर किया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। ठीक है। ये मेनली कहाँ पर मिलते हैं? भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में मिलते हैं। वैसे ही यानी जो हमारी चिंदविन रिवर है उसके वेस्टर्न साइड में ये देखने को मिल जाएंगे, चिंदविन रिवर के वेस्टर्न साइड में। ऐसी ईस्टर्न हुलॉक गिब्बों के रिवर, इनके गिब्बों के बारे में बात करोगे जो ईस्टर्न साइड में मिलते हैं, ये इंडिया में नहीं मिलते हैं, केवल वेस्टर्न वाले इंडिया में मिलते हैं। ये वाले केवल म्यांमार में आपको देखने को मिल जाएंगे। एक नदी है जो बेसिक तौर पे डिवाइड करती है इनके टेरिटरीज़ को। बीच में एक नदी आती है जिसका नाम है चिंदविन रिवर। चिंदविन रिवर के वेस्टर्न साइड में जो गिब्बों पाए जाते हैं वो वेस्टर्न हुलॉक गिब्बों हैं, जो बेसिकली भारत के अंदर, बांग्लादेश में और म्यांमार में पाए जाते हैं। और इस नदी के ईस्टर्न साइड में आप देखोगे जितने भी गिब्बोज हैं वो ईस्टर्न हुलॉक गिब्बो हैं, जो बेसिकली यहाँ पर म्यांमार में पाए जाते हैं, भारत के अंदर में इनकी पॉपुलेशन नहीं है। इनसे संबंधित एक इंपॉर्टेंट सेंचुरी है हुलॉक गिब्बो सेंचुरी। पूछ सकता है ये कहाँ पर है, तो एग्जैक्टली ये असम के अंदर में प्रेजेंट है। ओके। आई होप ये क्लैरिटी मिल चुकी है। अच्छा, ब्रैकिएशन के बारे में समझा दिया कि भाई अपने लंबे हाथ का इस्तेमाल करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते हैं, उसको ब्रैकिएशन कहा जाता है। मोनोगैमस को यहाँ पर ये फॉलो करते हैं। लुक वाइज यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है, जैसे फीमेल्स जो होती है ना हुलॉक गिब्बो में, उनके ग्रे ब्राउन कलर के फर होते हैं। ठीक है। और चेस्ट पे आप देख पाओगे डार्क कलर के फर हैं, या नेक पर देख पाओगे डार्क कलर के फर हैं। ठीक है। जबकि यहाँ पर आप देख पाओगे जो मेल्स हैं स्पेशली यहाँ पर, वो उनके ऊपर में जो फर प्रेजेंट है ज़्यादातर वो ब्लैक कलर के हैं, लेकिन मुंह के आसपास, ठीक है, ये वाइट कलर की शाइनी ब्रोज वगैरह प्रेजेंट है। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है दोनों स्पीशीज़ के बारे में। कभी भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर। समझ गए? आज करंट अफेयर में इतना ही पढ़ना है। ठीक है। स्पेसिफिक रहो, पढ़ाने को 100 चीज़ें हैं, बट हर एक चीज़ पढ़ने लायक नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। जो एग्जामिनेशन के लिए काम का है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आता है टाइम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सभी लोग कमेंट सेक्शन को ओपन करिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 डालिए, आंसर्स को लिखना शुरू करिए।
देखते हैं आप लोगों ने कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन को पूरे के पूरे सेशन में मेंटेन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अभय सिस्टम रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया। जो अभय सिस्टम हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है उसको लेकर 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या अभय जो है इसका मतलब है ये एआई बेस्ड हेल्प बॉट है जो बेसिक तौर पर नोटिस को ऑथेंटिफिकेशन देने का काम करेगा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये जो अभय सिस्टम है इसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लॉन्च किया है ताकि कोर्ट के जो समन्स होते हैं उसको वेरीफाई किया जा सके। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि भाई ये भारत का पहला रियल टाइम नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम है जो इसका मेन पर्पस है जितने भी साइबर इनेबल्ड फ्रॉड्स होते हैं या फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, साइबर अरेस्ट हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट स्पेशली, उसको डील करने के लिए ही अभय सिस्टम को बनाया गया। तो बताएं दोस्तों तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है जो बात करता है इबोला वायरस डिजीज के बारे में। 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, क्या इबोला वायरस हवा से फैल सकता है जब एक इन्फेक्टेड व्यक्ति सामने खांस दे, छींक दे नॉर्मल व्यक्ति के सामने, तो क्या उससे ये इबोला वायरस फैल सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, इबोला वायरस पहली बार 1976 में खोजा गया था सदर्न सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। थर्ड स्टेटमेंट, इबोला वायरस के जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं ये कॉन्टेगियस नहीं होते ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि अभी उनमें सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं, बस खाली बीच का टाइम पीरियड है, तब तक यहाँ पर ये इन्फेक्शन को नहीं फैलाते, जो कि बेसिकली यहाँ पर सही बात भी है। ये शायद मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जब तक सिम्टम नहीं दिखाई देते इबोला वायरस में तब तक यहाँ पर ये बीमारी फैलती नहीं है एक इंसान से दूसरे इंसान में, सिम्टम दिखने के बाद फैलती है। फिलहाल अब यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड में कौन सा सही है ये बताओ, उसके हिसाब से अपना करेक्ट आंसर चूज करो। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कैप्टागन के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है। कैप्टागन हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये आपने बताना है। क्या कैप्टागन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से एसोसिएटेड है, क्रिप्टो करेंसी फिनांसिंग से एसोसिएटेड है, न्यूक्लियर मटेरियल स्मगलिंग से एसोसिएटेड है, या फिर ये एक सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग से एसोसिएटेड है। तो ये टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है ये बताएं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है वेस्टर्न हुलॉक गिबोन को लेकर। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है बताना है। पहला, ये इकलौती एप की स्पीशी है जो बेसिकली भारत के अंदर पाई जाती है। दूसरा, इनका जो नेचर होता है वो नॉक्टर्नल होता है, रात में एक्टिव रहते हैं, दिन में सोते हैं। तीसरा, इनको आयुसेन के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक टर्म है जिसका नाम है ब्रैकिएशन, ये अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है और ये वेस्टर्न हुलॉक गिब्बोन से रिलेटेड है। तो ये जो ब्रैकिएशन है इसका मतलब क्या होता है ये बताना है। ये टर्म किस चीज़ से एसोसिएटेड है। क्या जब दिन में सोते हैं, स्लीपिंग ड्यूरिंग डे टाइम, उसको हम ब्रैकिएशन कहते हैं वेस्टर्न हुलॉक गिब्बो को लेकर। दूसरा, ट्री टू ट्री मूवमेंट यूजिंग आर्म्स, उसको ब्रैकिएशन कहा जाता है। सीजनल माइग्रेशन पैटर्न को ब्रैकिएशन कहा जाता है, या फिर अंडरग्राउंड शेल्टरिंग बिहेवियर को ब्रैकिएशन कहा जाता है। किस चीज़ को ब्रैकिएशन कहते हैं ज़रा बताएं दोस्तों इसके बारे में। ये आर्टिकल भी होता है हमारा आज का समाप्त। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। फटाफट यहाँ पर सभी लोग प्लीज़ आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। बाकी जितने भी लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी नाम के ग्रुप में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से सुबह 5:30 बजे इसी सेशन में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।